नमस्कार, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल की कक्षाओं में। अंतिम कक्षा में बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक पूरा त्रिभुजाकार है, हमने पढ़ा था, और उसके अंतर्गत भी बहुत अलग अलग पठार हैं, जैसे कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार। तो 7 मुख्य पठार आपको देखने मिलेंगे। तो भारत के रेखा चित्र में मैं आपको इंगित करवा दूं, जैसे ये जो है वो है शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य पठार, ये पूरा दक्कन ट्रैप दक्कन का पठार कहलाता है, ये मालवा का पठार है, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार। ये कुछ पठारों की अवस्थिति है, आप भारत के नक्शे में इनको इंगित कर लें। अब बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा पठार है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मालवा के पठार की। मालवा के पठार का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश तथा गुजरात में है। राज्य आप ध्यान रखें, एमपी हो गया और गुजरात। अपने जो मानचित्र उसमें आप इंगित कर लेना, मध्य प्रदेश और गुजरात में किसका विस्तार है? मालवा के पठार का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि राजस्थान भूगोल से संबंधित भी है, राजस्थान में दक्षिण पूर्व में स्थित हाड़ौती का पठार, जो हाड़ौती का पठार देखने मिलता है, वो मालवा के पठार का ही भाग है। तो कई बार पूछा जाता है कि हाड़ौती का पठार किसका भाग है, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें सही कौन सा होता है? मालवा का पठार। अब चंबल नदी मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है, मतलब इसके बीच से गुजरती है। मालवा का पठार बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। बेसाल्टिक लावा ज्वालामुखी उद्गार, फिर इससे जो ये लावा बाहर निकलता है, इससे चट्टानें जम जाती है। जैसे लावा बाहर निकला और ये जमकर सूख गया, ठंडा हो गया, एकदम कठोर हो गया, तो ये बेसाल्टिक लावा है। क्या कहते हैं इसको? बेसाल्टिक लावा। और बेसाल्टिक लावा से ही किसका? मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। मालवा के पठार का विकास ज्वालामुखी के दरारनुमा उद्गार से। वही बात है जो हमने चित्र में समझी कि ज्वालामुखी उद्गार जो हुआ, ये लावा जो बाहर निकला, लावा ये ठंडा होकर बेसाल्टिक लावा चट्टानों में बदला और उसी से मालवा के पठार का विकास हुआ है। तो ये इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, सिंपल से फैक्ट है, आपको एज इट इज़ याद रखना है। आगे बात करें बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार का विस्तार एक राज्य का नाम आएगा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य में है। 2 राज्यों में इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड पठार उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उबड़ खाबड़ आप समझते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि, तो ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी इस भाग में अवनली का अपरदन करती है, जिसे रेवाइन कहा जाता है। अब ये अपरदन क्या है? अपरदन के बारे में हमने बात की थी कि जब चट्टान, मिट्टी या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको अपरदन कहा जाता है। अब अवनली का अपरदन क्या है? जैसे कि ये कोई पहाड़ी ढाल है, पहाड़ी है, अब यहाँ पे बारिश हुई तो पानी नीचे उतरते हुए इस प्रकार की एक नलिकाएं बनाते हुए उतरता है, अलग अलग नलिकाएं बनाते हुए उतरता है। और ये नलिकाएं क्या है? गहरे गहरे उसमें दरारनुमा आकृति बना लेती है। तो नलिका नुमा आकृति में अपरदन जो होता है उसको क्या कहते हैं? अवनलिका अपरदन। इसका अन्य नाम रेवाइन भी है। इस पठार में शहरों से अधिक अवनलिका अपरदन, मतलब इस पठार में अवनलिका अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसाल्टिक लावा है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। उन दरारों में से जब नलिकाएं निकलती है तब उनको और भी गहरा कर देती हैं। अब बघेलखंड का पठार, इस पठार का विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। अपने मैप में देखें छत्तीसगढ़ कहाँ है, उसका उत्तरी हिस्सा जो है वहाँ कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। और ये पठार लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब अयस्क क्या होता है? अयस्क वहाँ कच्चा माल होता है, वहाँ कच्चा माल जिसमें से जिसको परिष्कृत करके या शोधन करके क्या निकलता है? धातु। धातु या फाइनल गुड्स जो निकलते हैं उसको अयस्क कहते हैं। तो इस पठार में लोह अयस्क मिलते हैं, तो लोहे की सर्वाधिक उपलब्धता यहाँ पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार, ये पठार भी आपको जलवायु वाले टॉपिक में भी एक देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्य में है। 3 राज्य के नाम बता दिए मैंने, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा।
छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है। अब रूहर प्रदेश जो है वो जर्मनी में है और खनिजों के लिए समृद्ध है। अब आपने देखा होगा जब कोई स्थान किसी विशेष चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है, स्थान या व्यक्ति, जब दूसरा व्यक्ति वैसा कोई काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भामाशाह जो हैं उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी अपना धन देकर, तो आज कोई भी व्यक्ति दान करता है उन्हें भामाशाह के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जर्मनी का रूहर प्रदेश जो है वहाँ पर खनिजों से समृद्ध प्रदेश है। और इसी प्रकार छोटा नागपुर के पठार में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इसे भारत का रूर या रूहर प्रदेश कहा जाता है। अब दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह आपका छोटा नागपुर का पठार, और इससे कौन सी नदी निकल रही है? दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार तथा पलामू पठार में विभक्त है। अब तीन छोटे पठार इसमें आते हैं, रांची, हजारीबाग और पलामू पठार। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखें। सुमेलित करने वाले, बेमेल या विभेद करने वाले में पूछा जा सकता है। सही और गलत कथन वाले प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर्वत है जो कि झारखंड में स्थित है। तो ऊंची चोटियों का आप एक बार अलग से सारणीयन करके उन्हें चिन्हित कर लेना है आपको। दामोदर घाटी छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अच्छा, एक चीज़ और, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अब कहा जाता था, इस पे ध्यान दें। बंगाल का शोक थी दामोदर नदी, और थी क्यों? अब शोक क्या होती है और नदी किस प्रकार से शोक है? नदी जब बाढ़ लाती है तो उससे विध्वंस होता है और इसी कारण उसको वहाँ का शोक बोला जाता है। अब दामोदर नदी जो है इस पे क्या है, बहुत सारे बांधों का निर्माण कर दिया गया है। अब बांधों के निर्माण के कारण क्या है कि इसके जल का जो उचित प्रबंधन किया गया है और ये बाढ़ की शक्ल नहीं लेता, इसलिए पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, जबकि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, अभी इससे इतना विध्वंस नहीं होता। दामोदर घाटी पर 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई और दामोदर नदी घाटी परियोजना आज़ादी के बाद भारत की सबसे पहली परियोजना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें। तो ये कुछ सामान्य से तथ्य हैं, आपको एज इट इज इनको याद रखना है। आगे बात करें शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इस भाग में मिलती है। और हमने बात की थी जब पूर्वांचल हिमालय की बात करें, ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने जब पूर्वांचल हिमालय की बात की थी तो सभी पहाड़ियाँ हिमालय के अंतर्गत थी, पर हमने कहा था कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो पहाड़ियाँ क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो वही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं कि शिलोंग का पठार किनसे मिलकर बना है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है और ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। फिर बात करें, यह पहाड़ियाँ कीपनुमा पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी आकृति कैसी है? इस प्रकार कीपनुमा आकृति में ये स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में। ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर मासिनराम तथा चेरापूंजी पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्यों कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गेप तथा राजमहल गारो गेप से पृथक होता है। तो ये यहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार है और ये जो बीच में जो गेप पड़ रहा है इस गेप को क्या कहते हैं? मालदा गेप। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गेप कहलाता है मालदा गेप और इसको राजमहल गारो गेप भी कहते हैं। राजमहल गारो गेप क्यों कहते हैं? यहाँ गारो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ अंतिम रूप से राजमहल पहाड़ियाँ, तो इन दोनों के बीच का जो गेप है इसको राजमहल गारो गेप भी कहा जाता है। तो ये कुछ सामान्य से तथ्य हैं, आपको नक्शे में भर के इनको याद रखने पड़ेंगे। अब ये दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार की अवस्थिति हमने मानचित्र में देख ली थी, उसे देखते हुए तथ्य देखें कि दंडकारण्य पठार दक्षिणी छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कई बार पूछा जाता है दंडकारण्य पठार की अवस्थिति कितने राज्यों में? तो 3। दंडकारण्य पठार उबड़ खाबड़ तथा घने जंगलों से घिरा हुआ पठार है। अच्छा, एक चीज और, दंडकारण्य पठार का जो उल्लेख है रामायण के अंतर्गत भी
आता है। तो एक तरह से इसका दंडकारण्य वन जो है, अरण्य का अर्थ होता है वन, और इसका उल्लेख रामायण में भी पाया जाता है। उबड़ खाबड़ घने जंगल यहाँ पर है। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी निकलती है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ये थोड़ा हम नदियों वाले टॉपिक में और अच्छे से बात करेंगे, आप बस फैक्ट याद रखें। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का मिनी न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। आप एक काम करें, जो भी अलग से इन्फॉर्मेशन आती है जिस जलप्रपात, उसको एक अलग पेज पे नोट करते जाएं, ताकि जब आप पूरे भारत भूगोल कंप्लीट कर लेंगे तब आपके पास एक अलग से सारणी उपलब्ध होगी कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है। खैर, इसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फिर नियाग्रा जलप्रपात, अब इसको मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं भारत का, किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। अब नियाग्रा जलप्रपात क्या? यूएसए तथा कनाडा के बीच सेंट लॉरेंस नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसको भारत का मिनी नियाग्रा फॉल या मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। आगे बात करेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, इसलिए इस पठार में काली मृदा पाई जाती है। बेसाल्टिक लावा हम चर्चा कर चुके हैं कि बेसाल्टिक लावा क्या होता है, और लावा जब अपरदित होता है, वो टूटता है, खंडित होता है, तो उससे जो है आपकी काली मृदा बनती है। अब काली मृदा में नमी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब नमी रोकने की क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। अब जब पास पास कण होंगे तो पानी को ये पारगम्य नहीं होने देगी, पानी को पार नहीं जाने देगी, और इसीलिए इसको ये काली मृदा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये चिकनी होती है और पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। इसको काली कपासी मृदा या रेगुर मृदा कहते हैं। कपासी या रेगुर, ये इसके नाम है। कपासी इसलिए क्योंकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन इसमें होता है। अच्छा, काली मृदा से संबंधित एक विशेष तथ्य, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा कैसे? आपने देखा होगा कि मिट्टी में जब पानी होता है पूरी गिल्ली होकर एक हो जाती है, सूखती तो उसमें दरारें पड़ जाती है। अब ये जुताई का मतलब क्या होता है? जमीन में दरारें करना, उसको उसमें हल चलाना। तो इस मिट्टी में इस प्रकार की दरारें जो है वो पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये है काली मृदा। काली मृदा जो है बेसाल्टिक लावा चट्टानों के अपघटन से बनती है। किससे बनती है? बेसाल्टिक लावा जो चट्टानें हैं उनकी अपरदन क्रिया, टूट फूट से ये काली मृदा बनती है। अब दक्कन का पठार 3 भागों में है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का पठार 3 भागों में इसको बांटा गया है। महाराष्ट्र पठार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। अब इनके बारे में कुछ और तथ्य। महाराष्ट्र का पठार पूरे महाराष्ट्र में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी 2 भागों में बांट देती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पठार से बीच से गुजरती है, 2 भागों में बांट के। पहला ये हो गया। दूसरा, उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग रायलसीमा कहलाता है। कई बार पूछा जाता है रायलसीमा किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश के पठार का। कर्नाटक पठार को मैसूर पठार भी कहते हैं, और यहाँ किसके अयस्क पाए जाते हैं? लौह अयस्क। तो देखिए, आपको अब थोड़ी सुविधा हो रही होगी क्योंकि नोट्स एक तरफ लिख रखे हैं। आप पढ़ते हुए केवल समझने पे ध्यान दें, नोट्स आप वीडियो पूरा देखकर अंतिम रूप से भी उतार सकते हैं। आगे बात करें तटीय मैदान भाग। अब तट क्या होता है? तट वो भाग होता है जहाँ जल और स्थल, जल और स्थल के बीच का भाग जो इसको क्या कहते हैं? तट। तो भारत के तटीय क्षेत्र भी आपको देखने मिल रहे होंगे इसमें। ये भारत की मुख्य भूमि एक बार वापस से बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये भारत की मुख्य भूमि है। इधर दोनों तरफ सागर है, दक्षिण में भी। तो ये तट है। अब तट, प्रमुख तट है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ या कनारा तट भी कहते हैं इसको, मालाबार तट हो गया। आगे आपका कोरोमंडल, गोलकोंडा तट भी हो गया। गोलकोंडा को उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। उत्कल या कलिंगा तट और बोंगा तट। तो मैं एक बार आपको अच्छे से यहाँ अवस्थिति बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि भारत का भौगोलिक मानचित्र लेना है, और मानचित्र में ये सभी दर्शाने हैं। अब बात करें, अच्छा 2 तट हो गए,
इधर के जितने भी तट हैं इनको हम कहेंगे पश्चिम तट, और इधर के जितने भी तट हुए उसको कहेंगे पूर्व के तट। तो ये सिंपल सी बात है, सामान्य अवधारणा की बात है। बात करें सबसे पहले काठियावाड़ तट, तो काठियावाड़ तट, काठियावाड़ या काकरापार तट कहाँ पड़ता है? गुजरात की सीमा पर। फिर कोंकण तट जो आपके महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। कन्नड़ और कनारा तट आपके पड़ता है कर्नाटक में, और मालाबार तट केरल में। तो ये सारे तट जो है आपके, ये तट आपके हो गए पश्चिमी तट, और बचे हुए कौन से हैं? ये पूर्वी तट। पूर्वी तट में कोरोमंडल तट तमिलनाडु, गोलकोंडा तट ये आंध्र प्रदेश के किनारे पड़ता है, उत्कल या कलिंग तट ये उड़ीसा में, और बोंगा तट पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये इनकी अवस्थिति है। आप थोड़ा सा ये जैसे गंगा सागर द्वीप याद रखना है, गोदावरी नदी, पुलिकट झील, न्यू मैंगलोर, ये कुछ स्थान है आपको नक्शे में अच्छे से इंगित करने हैं, क्योंकि यही स्थान इनकी अवस्थिति को निर्धारित करेंगे। तो आइए इनके बारे में कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। काठियावाड़ तट, अब अपन ने देखा काठियावाड़ तट ये गुजरात की तटीय सीमा पर है। विस्तार सर क्रीक से लेकर दमन तक है। सर क्रीक नाम के स्थल से लेकर दमन तक इसका विस्तार है। काठियावाड़ तट पर कांडला बंदरगाह, ये बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम बंदरगाहों की बात करेंगे तब इसको लेंगे, उसमें परिवहन में जब बात करेंगे बंदरगाहों की तो उसमें इसका नाम उल्लेखित होगा। ये याद रखें, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब बंदरगाह तो आप समझते हैं, बंदरगाह जहाँ पर नावें रुकती है, जहाँ पर उनमें माल चढ़ाया उतारा जाता है, मतलब जो भी ट्रेड किया जाता है। अब ज्वारीय बंदरगाह क्या है? ज्वार और भाटा क्या होता है? जैसे ज्वार समुद्र की लहरों का ऊपर उठना जल स्तर का, और नीचे गिरना कहलाता है भाटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप, अगर मैं ट्रिक फॉर्म में बताऊं आपको अच्छे से याद रखने के लिए, कई बार लोग जल के नीचे गिरने को ज्वार बोल देते हैं, ऊपर उठने को भाटा बोल देते हैं। तो याद रखने में, जो ज्वार से आप समझें, एक ज्वार का पौधा है, ये जैसे ज्वार का पौधा हो गया, और इसमें पत्थर पड़े हुए नीचे, पत्थर को राजस्थानी में क्या कहते हैं? भाटा। तो ऊपर जो होगा उसको कहेंगे ज्वार, नीचे जो होगा उसको कहेंगे भाटा। लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे गिरने क्या कहलाता है? भाटा। तो आशा करता हूँ एक सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। लहरें ऊपर उठती है ज्वार, नीचे जाती है भाटा, और ऊपर और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। अब आगे बात करें कि ज्वारीय बंदरगाह क्या है, तो हमने देखा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और घटता है। तो जैसे ये कोई बाग है, ठीक है, यहाँ पर समुद्र है। अब जब ज्वार आएगा यानी जल यहाँ तक होगा, तब यहाँ पर जहाजें आ जाएगी, जैसे शिप आ गया यहाँ पर। जब जल वापस उतरेगा तो शिप नीचे आ जाएगा, शिप में कुछ भी माल लोड करना वो कर देंगे, और जब वापस ज्वार आएगा, जल स्तर ऊपर होगा, तो जहाज पानी में चला जाएगा। तो इस तरीके से ज्वारी बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है। कोंकण तट हमने बात की, महाराष्ट्र प्लस गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। अब महाराष्ट्र के तट पर मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखें। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गोवा के तट पर मार्मागांव बंदरगाह स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के किनारे या मुहाने पर, इसके मुहाने पर स्थित है। मुहाना क्या होता है? जैसे नदी है, नदी जहाँ अपना जल समुद्र में डालती है, चाहे वो डेल्टा बनाकर डाले चाहे एस्चुरी बनाकर डाले, तो वो क्या कहलाता है? आपका मुहाना। अब डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, नदियों वाले टॉपिक में बात करेंगे। गोवा की सबसे प्रमुख नदी मांडवी है, और मांडवी पर दूध सागर जलप्रपात, और जलप्रपात आप समझ ही गए कि क्या होता है। तो ये कुछ सामान्य से तथ्य हैं तटों को लेकर। कन्नड़ अथवा कनारा तट कर्नाटक का तट है। कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र को कन्नड़ और कनारा तट कहते हैं। विस्तार गोवा से न्यू मैंगलोर मैंने आपको नक्शे में नोट करवाया था। तो गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक किसका विस्तार है? कन्नड़ अथवा कनारा तट का। उसके बाद बात करेंगे शरावती नदी जो है वो कनारा तट पर आकर समुद्र में मिलती है, और शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना इसको, कि शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला, इसको जोग जलप्रपात कहते हैं, इसको गैर सोपा जलप्रपात कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, राजा जानी जलप्रपात कहा जाता है। तो ये सब भी क्या है? शरावती नदी पर
स्थित है, एक ही जलप्रपात के नाम है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के तट पर है। इस बंदरगाह को भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह को भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। और विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह जो कि ब्राजील के पूर्वी तट पर स्थित है उसको कहा जाता है। अब बात करें मालाबार तट की। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल का जो तट है ये जैसे केरल राज्य है, इसके तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। इस तट का विस्तार न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। नक्शा में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। मालाबार तट मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। मसाले यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मालाबार तट पर स्थित कोच्चि बंदरगाह मसाला बंदरगाह कहलाता है। यहाँ पर सबसे अधिक मसाले जो है वो निर्यात किए जाते हैं, तो इसको मसाला बंदरगाह कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर करता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि समुद्र से जब ये उठता है तब केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले टकराता है, सबसे अधिक वर्षा यहीं करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार में होती है। एक चीज़ ध्यान रखें, ये हो गया आपका दक्षिण, ये दक्षिण और ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होती है, और ये होती है आपकी 25 मई को। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट की अवस्थिति हम जान चुके हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम तथ्य पढ़ते जा रहे हैं राज्यवार नाम आते जा रहे हैं, तो आपको भारत का नक्शा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। राज्यवार अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इस तट का विस्तार कन्याकुमारी से पुलिकट झील, पुलिकट झील ये आपके कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक का है। उत्तरी पूर्वी मानसून तथा शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा कौन से तट पर होती है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो तथ्य याद रखें। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है इसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोतियों की खेती की जाती है। मन्नार की खाड़ी में सबसे अधिक मोतियों की खेती की जाती है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद पास ही में स्थित है, तो मोतियों का शहर अगर पूछा जाए उपनाम में कभी तो हैदराबाद है। अब श्रीलंका को गिरते हुए आंसू का देश, पूर्व का मोती, रत्नों का देश भी कहते हैं। अब रत्नों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे मात्रा में रत्न मिलते हैं। अब गिरते हुए आंसू क्यों? क्योंकि आपको इसकी आकृति इस प्रकार से दिखाई देती है, जल की बूंद या आंसू के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे गिरते हुए आंसू का देश भी कहा जाता है। तो ये हो गई कोरोमंडल तट की बात। गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार तट, यह आंध्र प्रदेश का तट है। आंध्र प्रदेश राज्य की तटीय सीमा है। विस्तार पुलिकट झील से गोदावरी डेल्टा तक है। मैंने आपको पुलिकट झील भी बताई थी, गोदावरी डेल्टा भी आपको समझाया था, तो वहां से इसकी अवस्थिति को लिंक करें। विशाखापत्तनम बंदरगाह इसका सबसे प्रमुख बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर बात करें, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहां पर तट, मतलब जैसे अगर तटीय सीमा ज़्यादा लंबी है तो वहाँ बंदरगाह नहीं बन पाएगा, पर अगर वहाँ पर प्राकृतिक मतलब सुविधा ऐसी है कि गहराई ज़्यादा हो तो वहाँ प्राकृतिक रूप से बंदरगाह निर्मित होते हैं। उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जहाज़ों के आवागमन परिवहन के लिए यूज़ किया जाता है उसको। तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे बात करें उड़ीसा का तट। उड़ीसा के तट को उत्कल या कलिंग का तट भी कहा जाता है। यह उड़ीसा का तट है। इस तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से गंगा सागर द्वीप तक है। मैंने आपको गंगा सागर द्वीप के बारे में बताया था। पारादीप बंदरगाह इस तट का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, पारादीप इसका प्रमुख बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क किसी बंदरगाह से निर्धारित किया जाता है, इसलिए इस बंदरगाह को लौह बंदरगाह कहा जाता है। अब क्या है कि जापान को लोहा बेचते हैं तो इसको लौह बंदरगाह भी कहा जाता है। बंगाल या बंगाल का तट अथवा बोंगा तट। अब पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा को बोंगा तट कहा जाता है। इस तट का विस्तार गंगा सागर द्वीप से हुगली नदी तक है। अब हुगली नदी क्या है? गंगा की वितरिका है। अब वितरिका किसको कहते हैं और सहायक नदी, इसमें अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। अब हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है।
जो भारत का एक नदी बंदरगाह है, कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बात। अब बात कर रहा था जैसे वितरिका का नाम है, तो आपने सहायक नदी का नाम सुना होगा पर वितरिका का नाम नहीं सुना, तो आइए मैं आपके कुछ नदी स्थलाकृतियों से आप परिचय करवाता हूँ। जिससे ये कोई मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, ये कोई मुख्य नदी है, तो इसमें जो सहायक नदी और छोटी नदी आकर मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? सहायक नदी। सहायक नदी इसको कहा जाता है। जब नदी अपना पानी सागर में डालती है या उससे पहले पानी विभाजित होता है अलग अलग धाराओं में वापस, इसको कहते हैं वितरिका। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। अच्छा, नदी जब प्रारंभ होती जिस स्थान से निकलती है, जैसे यहाँ से निकली इस पर्वत पहाड़ी से, इसको कहते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसको कहा जाता है। और जब नदी अपना जल सागर में गिराती है तो उसको कहते हैं मुहाना। अब ये मुहाना जो है दो प्रकार से गिराती है। एक तो इस प्रकार की आकृति बनाती है, ये लगभग त्रिभुज की आकृति में बनता है, तो इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कहा जाता है। और एक एस्चुरी और होती है, ये तो कहाँ, जब तट लंबा हो तब नदी यहाँ से यूं यूं इस तरीके से अवसाद जमते रहते हैं और साइड में से होकर धाराओं के रूप में जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा बनने के लिए तट लंबा होना आवश्यक है। अच्छा, उन तटों का क्या जो खड़ा है, जैसे पश्चिमी घाट की बात करूँ मैं तो बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ से अगर नदी गिरेगी तो सीधे ही सागर में गिरेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। इसको कहते हैं, दो नाम है इसके, अच्छे से याद रखें आप। दो नाम क्या है? इसको कहते हैं ज्वादनरमुख। ज्वादनरमुख कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एस्चुरी कहा जाता है। तो ये हो गई तटीय सीमाओं की बात। अब मैं आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ, हर तट का एक बार वापस अवस्थिति बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये भारत की तटीय सीमा है। 8 तट हमने पढ़े। सबसे पहले हमने देखा काठियावाड़ तट, काकरापाड़ तट, ये गुजरात की सीमा पर है। उसके बाद हमने बात की कोंकण तट की, महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर स्थित है। फिर हमने देखा कन्नड़ तट, कनारा तट, ये कर्नाटक में है। फिर हमने बात की मालाबार तट, ये केरल में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमोरिन हो गया। उसके बाद बात की हमने कोरोमंडल तट, तमिलनाडु की। फिर जाना हमने गोलकोंडा तट, उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश के किनारे है। फिर उत्कल या कलिंग तट, उड़ीसा के किनारे। और पश्चिम बंगाल या बोंगा तट जो ये पश्चिम बंगाल में है। अब नाम आया था गंगा सागर द्वीप, ये उड़ीसा में है। गोदावरी नदी की अवस्थिति ये आपको दिख रही है, ठीक है। पुलिकट झील यहाँ स्थित है, न्यू मैंगलोर यहाँ है। इससे क्या है कि आपको जब अवस्थिति का निर्धारण करोगे आप तब इसका नाम आएगा। तो ये हो गई बातें प्रमुख तटीय क्षेत्रों की। तो भारत में हम बात कर रहे हैं, जैसे भारत के भौतिक प्रदेश को हमने बात की। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने देखा 5 तरह के प्रदेश देखे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान देखा। फिर हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार के बाद हमने देखा तटीय मैदान के बाद बच गया द्वीप समूह। तो आपने देखा होगा कि पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग और तटीय मैदान यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब खाली एक भाग बचा है द्वीप। अच्छा, एक चीज़ और कि दर्रे हमारे और रह गए हैं, तो मैं आपको पर्वतीय दर्रे और पठारी क्षेत्र के जो दर्रे हैं उनको एक अलग से टॉपिक बना के बताऊंगा, तो आप इनको अच्छे से देख लेवें। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों की। तो इसी तरीके से साथ बने रखें। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।